नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में जिस तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं वो दुनिया को चौंका रहे हैं। हर नए खुलासे के साथ नए नए सवाल सामने आ रहे हैं, जैसे कि राजा की मौत की डेट, टाइम, लोकेशन, क्या सब कुछ सोनम ने ही तय किया था? सोनम ने अपने पति को मारा तो फिर उसके व्हाट्सएप चैट पर उसने क्यों लिखा कि सात सात जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा? ऐसा क्यों लिखा उसने? सोनम रघुवंशी वो 20 लाख रुपए वो कहां से लाने वाली थी? जो राजा रघुवंशी के मर्डर की सुपारी जो दी थी उसने, और उसके हत्यारों को जो उसने पैसे देने की कमिटमेंट की थी, उसके 20 लाख रुपए उसे कहां से आने थे? क्या वो जेवर बेचकर लाने वाली थी जो कि उसकी शादी में उसके उपहार के तौर पे दिए गए थे उसे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका कि जवाब अभी तलाशा जाना बाकी है। देश का मूड मीटर में आज उन सारे सवालों की पड़ताल करूंगा जिससे इस हत्याकांड की कड़ियां सुलझती और उलझती दोनों दिख रही। लेकिन सबसे पहले बात उस बड़े सवाल की जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रही है, और वो सवाल ये है कि शिलांग में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद अगले एक हफ्ते तक सोनम कहां थी, क्या कर रही थी? और पुलिस जांच में अब जो बात खुलकर सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम 25 मई को ही इंदौर आ गई थी। यानी कि 23 मई के आसपास राजा रघुवंशी की हत्या हुई और 25 मई को इंदौर आ चुकी थी। अगर ऐसा है तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस पूरे केस में। वो शिलांग से सिलीगुड़ी आई और वहां से ट्रेन से वो इंदौर पहुंची, और इंदौर पहुंचकर सोनम रघुवंशी अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने सोनम को इंदौर के एक किराए के कमरे में छिपा कर रखा इतने दिनों तक, और वहां से इन दोनों की प्लानिंग ये थी कि सोनम यहां से नेपाल भाग जाएगी राज कुशवाहा के साथ। लेकिन जब मामला बढ़ने लगा तो सोनम और राज दोनों घबरा गए और उन्हें समझ में नहीं आया कि अब क्या करना है। तो ऐसे में राज ने सोनम को यूपी के गाजीपुर भेज दिया। और अब जो खुलासा हो रहा है उसके मुताबिक ये बात कही जा रही है कि बाकायदा एक कार के जरिए सोनम को गाजीपुर भेजा गया, और वहां जिस ड्राइवर ने उसको ड्रॉप किया सोनम को, उसने इस बात की पुष्टि की। अगर ऐसा है तो समझिए कि ये इस केस में एक नया मोड़ है, और यहां से सोनम और जो राज कुशवाहा की जो कहानी है उसमें एक बड़ा टर्न आ गया है। टर्न क्यों आ गया, और ये जो खुलासा हुआ है वो इस केस में क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको भी समझिए। क्योंकि अभी जो राज कुशवाहा के परिवार के लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा बिल्कुल बेकसूर है और इस पूरे मामले में उसको फंसाया जा रहा है। क्योंकि राज कुशवाहा तो सोनम को दीदी कहा करता था और उसके भाई बहन जैसे रिश्ते थे। ऐसे में एक आरोप लगाना कि उनके बीच कोई अवैध संबंध था या राज कुशवाहा की वजह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, यह एकदम सरासर गलत है। लेकिन अब जब यह बात करीब करीब तय हो गई है और ये जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक सोनम रघुवंशी वहां से भागकर राजा से आकर मिली, और राज से आकर मिली, और राज ने उसको इंदौर में छुपाए रखा इतने दिनों तक, यह बताता है कि इस पूरे हत्याकांड में इन दोनों की गहरी मिलीभगत थी, और इन दोनों ने एक तरीके से पूरे हत्याकांड को एक शुरू से लेकर आखिर तक प्लान किया था। और बाकी जो 3-4 लोग पकड़े गए हैं वो इसमें वो लोग हैं जिसको कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हायर किया गया था, और उन्हें इसके एवज में 20 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। अब सवाल यह है कि अगर राज ने वादा किया था तो राज तो खुद एक बहुत छोटी मोटी नौकरी करने वाला आदमी है, जो कि सोनम रघुवंशी के पिता की फैक्ट्री में एक मामूली सा कर्मचारी है जिसकी सैलरी 15,000 से भी कम है। वो 20 लाख रुपए देने की बात कहां से कर सकता है? ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस पूरे हत्याकांड को सोनम ने ही प्लान किया था और सोनम ने ही उसे 20 लाख रुपए का लालच दिया था जिसके लिए राजा रघुवंशी की हत्या की गई? और क्या वो पैसे सोनम जो उसकी शादी में जो गहने दिए गए थे उसको बेचकर चुकाने वाली थी? ये सारे सवाल है जिसका अभी पड़ताल किया जाना बाकी है, जिस पर कि
क्लैरिटी लेना बाकी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात, अभी तक जितनी रिपोर्ट आई है जरा उस पर गौर करिए। आप देखिए कि सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को जिस तरीके से या राजा ने मिलकर इस हत्याकांड को जैसे प्लान किया, क्या एक सामान्य आदमी, एक सामान्य समझ का आदमी, सामान्य रूप से पढ़ा लिखा आदमी क्या उसको इस तरीके से प्लान कर सकता है? राज कुशवाहा जो कि बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, क्या उसे पता है कि शिलोंग से कितनी दूरी पर कौन सा फॉल है और वहां पे आम दिनों में टूरिस्ट का फुटफॉल या वहां पे सैलानियों की आवाजाही कम रहती है और कहां पर इस हत्याकांड को अंजाम देना है, क्या उसे पता था? अगर नहीं पता था तो कौन आदमी था, वो कौन शख्स था जिसने इतनी माइन्यूट प्लानिंग की थी कि उसे शिलोंग से कैसे सोहरा ले जाना है और सोहरा से उस वाटरफॉल तक लेकर जाना है जहां पर कि एक तरीके से आम सैलानियों के लिए जो वाटरफॉल बंद रहता है। पुलिस ने बाकायदा एडवाइजरी जारी कर रखी है कि उस वाटरफॉल पे कोई सैलानी, बाहरी सैलानी नहीं जाएगा। यहां तक कि आसपास के गांव के लोग भी नहीं जाते वहां, क्योंकि उस इलाके में धारा 144 पिछले बहुत दिनों से लगी हुई है, क्योंकि दो गांवों के बीच में जो जहां पर वो वाटरफॉल है, वहां के आसपास के जो गांव हैं वहां पर कुछ आपसी झगड़े की वजह से वहां तनाव की स्थिति और उसकी वजह से वहां स्थानीय लोगों को भी वाटरफॉल तक जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में आप सोचिए कि कोई बाहरी आदमी, इंदौर में बैठा हुआ कोई राज कुशवाहा जैसा आदमी जो कि 15,000 की नौकरी करता है, जो बहुत कम पढ़ा लिखा है, क्या वो इंटरनेट के जरिए भी ये सर्च करके इतनी माइन्यूट डिटेल जुटा करके और इस तरीके से किसी हत्या को प्लान कर सकता है, हत्याकांड को? आप सोचिए जरा इसको। सो अगर राज कुशवाहा को कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा अगर मास्टरमाइंड था, क्या वाकई राज कुशवाहा के भीतर वो काबिलियत है या वो इतनी समझ है कि वो 3 ऐसे लोगों को हायर करे, न सिर्फ हायर करे बल्कि उसकी प्लानिंग इस तरीके से करे कि इंदौर से 1200 किलोमीटर दूर ले जाकर एक ऐसे सुनसान जगह पर उसकी हत्या की जाए जहां कोई आता जाता नहीं। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें सोनम रघुवंशी की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सोनम रघुवंशी ही वो किरदार है जिसने कि इस हत्याकांड को शुरू से आखिर तक प्लान किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा का जो गांव था और उसकी रिश्तेदारी गाजीपुर में थी और इसीलिए सोनम को उसने आनन फानन में गाजीपुर की भेजा कि शायद वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी और गाजीपुर के रास्ते फिर नेपाल की तरफ निकलना या नेपाल भागना आसान हो जाएगा। लेकिन सोनम और राज कुशवाहा की जो प्लानिंग है वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि इंदौर में उसके प्रेमी राज कुशवाहा तक पुलिस उससे पहले पहुंच गई और राज कुशवाहा से की गिरफ्तारी के बाद और फिर ललितपुर से उसके एक और दोस्त की गिरफ्तारी के बाद ये राज खुलने लगा और पुलिस को समझ में आ गया कि ये किस तरीके से इस हत्याकांड को प्लान किया गया है। और उसके बाद जब सोनम रघुवंशी को इस बात का अंदाजा हो गया कि अब वो पुलिस के जाल से नहीं बच सकती, तब उसने सरेंडर करने का फैसला किया। हालांकि राज कुशवाहा की बहन मानने को तैयार नहीं है कि उसका भाई इस हत्याकांड में शामिल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो तो कह रहा है, वो कह रही है कि वो उससे राखी बंधवाता था सोनम से और उसे दीदी कहता था। ऐसे में यह कहना कि राज कुशवाहा के लिए या उन दोनों के रिश्ते ऐसे थे जिसकी वजह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, ये करेंगे बिल्कुल बेबुनियाद बात है। एक बार सुनिए उसकी बहन क्या कह रही है। कभी ऐसा नहीं कर सकता, हम उसको हमेशा से जानते हैं, उन दोनों को जानते हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा। दोस्ती क्या बोल सकते अंकल, वहाँ पे काम करता था, उसको दोस्ती थोड़ी ना बोलते। एक नौकर और मालिक का रिश्ता था। जैसे वो मैम थी, वो दीदी बोलता था उनको, वो बोलता था दीदी और वो भैया, ऐसे बात होती थी उनकी। तो सोनम का जो प्रेमी, सो कॉल्ड प्रेमी राज कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस परिवार से बहुत घुला मिला और कैसे रिश्ते थे इस सोनम के परिवार के साथ राज कुशवाहा की, वो उसकी कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है।
और कैसा वो भोला बना रहता था, वो आप एक बार देखकर हैरान हो जाएंगे। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 4 जून का वीडियो है, जब राजा रघुवंशी की बॉडी शिलोंग से इंदौर पहुंची थी और उसके अंतिम संस्कार की जब तैयारी हो रही थी, तब सोनम के पिता को लेकर राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के घर गया था। और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि सोनम के पिता को वो जो सहारा दे रहा है, जो दूसरी तरफ जिसको कि हाईलाइट करके जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो उसके फ्यूनरल के समय में ये वही राज कुशवाहा है। 8 जून को जब राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया, तब भी ये कोई मानने को एक बार की तैयार नहीं था कि राजा रघुवंशी हत्याकांड की प्लानिंग में ये मास्टरमाइंड है। हालांकि सोनम और राज कुशवाहा के कॉल डिटेल समेत कई ऐसी कड़ियां मेघालय पुलिस के हाथ लग चुकी है, जो कि ये बता रही है कि इस पूरी प्लानिंग को, साजिश को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजीपुर पुलिस ने जब सोनम का उसके प्रेमी राज कुशवाहा से आमने सामने वीडियो कॉल करवाया, तब जाकर के, तो इसके पहले हालांकि सोनम जो है खुद को पीड़ित की तरह पेश कर रही थी। वो ये पुलिस वालों को बता रही थी कि भाई उसके साथ भी ज्यादती हुई है, वो विक्टिम है, उसके पति को मारकर उसके साथ लूटपाट हुई है और उसे एक तरीके से बंधक बना करके अगवा करके रखा गया। लेकिन जब दोनों के बीच में वीडियो कॉलिंग के जरिए जब पुलिस ने बात कराई, उसके बाद ये कहानी में अलग मोड़ आने लगा और उन्होंने वो चीजें पुलिस को बतानी शुरू की, जिसके बाद पुलिस के लिए इस पूरे गुत्थी को सुलझाना आसान हो गया। राजा रघुवंशी को गहरी खाई में धक्का मारने जो बताया जा रहा है कि इनकी प्लानिंग जरा समझिए कि कैसे थी। यह कहा जा रहा है कि जब ओरिजिनली इन्होंने जब प्लान किया था, तो यह था कि राजा रघुवंशी को जब वो साथ लेकर जाएंगे तो कहीं मौका देखकर उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो तीनों लड़के थे साथ में, वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि राजा रघुवंशी का जो कद काठी है, वो उसको आसानी से उसे ऐसे धक्का देकर गिराना, या कई बार हो सकता है कि ये फुल प्रूफ आइडिया नहीं है। और इसलिए उसके बाद जो है ये कहा जा रहा है कि फिर भी जब वहां पहुंचे तो एक बार उन्होंने पीछे से राजा रघुवंशी को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन राजा को साजिश समझ में आ गई, या वो खाई में गिरने से पहले संभल गया और इनसे भिड़ गया। शारीरिक तौर पर मजबूत था, कदकाठी में मजबूत थे राजा रघुवंशी, और वो जब इस पर भारी पड़ने लगे, तब इसी दौरान आनंद ने चाकू से राजा की गर्दन पर वार किया, उस दाव से वार किया जो कि वो अपने साथ लेकर गया। कहा जा रहा है कि इसके बावजूद राजा तीनों आरोपियों से लड़ता रहा, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि सोनम ने चिल्लाकर कहा कि अब मार दो इसे, और इसके बाद पीछे से विशाल ने दाव से दोबारा वार किया, जिससे कि उसके सिर पे चोट लगी और उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बहने लगा और राजा नीचे गिर पड़ा। और तब सोनम की मदद से तीनों आरोपियों ने उसे खाई में फेंक दिया। और जो वहां पर पुलिस को जो सोनम की जैकेट बरामद हुई है काले रंग की, जिस पर खून के धब्बे थे, ये बताया जा रहा है कि जब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने का काम चल रहा था, उसी समय सोनम के जैकेट पर खून लग गया और उससे बचने के लिए, उस एक सबूत को छिपाने के लिए उसने जैकेट को वहीं फेंक दिया। पुलिस को यह भी आशंका है कि खाई में फेंके जाने तक राजा जिंदा था, और प्लान में ऐसी गड़बड़ी हो जाने के बाद सभी आरोपी एक बार घबरा गए थे, और उसके बाद सोनम ने लूट की पूरी कहानी बनाने की कोशिश की। राजा की शादी के बाद उसका परिवार कितना खुश था, इसकी तस्वीरें अब सामने आ रही है, और ये तस्वीरें देखकर हर आदमी को यह लग रहा है कि अगर सोनम को वाकई इसके साथ नहीं रहना था तो शादी ही क्यों। किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि जिस सोनम को वो बहू बनाकर घर ला रहे थे, वही राजा की जान की दुश्मन बन बैठेगी। जरा सुनिए राजा की मां क्या कह रही। बहुत खुश था मेरा बेटा, वो क्या हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं। तो ये राजा रघुवंशी की घर की अब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं।
क्योंकि अभी उसके घर से इस शादी के जो शादी के समय की जो खुशियां थी, जो सजावट थी, वो अभी भी आपको उसके घर में साफ साफ दिखाई दे रही है। आप ये देखिए, बेडरूम है। सोनम के बहू बनकर आने से पूरा परिवार कितना खुश था। दोनों की जिंदगी कैसे खुशियों से भरी हुई लग रही थी लोगों को, और इसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां नहीं की थी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नवभारत के रिपोर्टर ने मौके पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा देखिए उसे। राजा और सोनम रघुवंशी के इस पूरे मामलात में, इस पूरे हत्याकांड के अंदर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर एक पूरा मोडस ऑपरेंडी जो है वो समझा जा सकता है कि पहले शादी की गई, शादी के बाद हत्या को अंजाम देने के लिए साजिश बनाई गई, उसके बाद हनीमून को प्लान किया गया, क्योंकि ये हनीमून नहीं बल्कि हत्याकांड का वो स्पॉट था जहां पर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की साजिश उसी की पत्नी द्वारा अपने ही ससुराल में रहते हुए की गई थी। फिलहाल जिस कमरे की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये राजा और सोनम का वो कमरा है जहां पर शादी के बाद ये दोनों कपल जो है एक साथ रहते थे। बाकायदा इस पूरे कमरे की अगर आप तस्वीर देखेंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नवविवाहित जो जोड़े का कमरा होता है जिसे सजाया जाता है, कुछ उसी तरीके से इसे अभी भी सजाया गया है। और साफ तौर पर अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि किस तरीके से घर की नई बहू का स्वागत जो है वो करने की तैयारी पूरे परिवार द्वारा यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर आप देख पाएंगे छतों पर जो है लाल रंग के जो गुब्बारे हैं ये लगाया गया है साफ तौर पर, और वो इसलिए लगाया गया है कि एक मैसेज जो है वो अपनी बहू को लेकर दिया जा सके कि वो किस तरह उससे प्यार करते हैं। और आप जिस तरीके से देखते हैं कि लव लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो हमेशा जो लाल रंग होता है उसे प्रेम के साथ जोड़कर देखा जाता है, और इसीलिए इस पूरे घर की जो साज सज्जा है उसे भी अभी तक हिलाया नहीं गया है, उसे छेड़ा नहीं गया है कि जब जो दंपत्ति है लौट कर आएंगे तो वो इसी कमरे में जिस तरीके से इस कमरे को छोड़कर गए थे उस कमरे को वैसा ही पाएंगे। तो राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश में सोनम पर कहीं शक न जाए, इसके लिए सोनम बहुत एहतियात बरत रही, और इसी वजह से हनीमून के दौरान एक भी फोटो सोनम ने न तो घर वालों को भेजा और न ही सोशल मीडिया पर अपलोड किया। घर वालों ने जब भी फोटो या वीडियो भेजने की बात कही तो सोनम ने उन्हें लाइव वीडियो दिखाकर चुप करा दिया। पुलिस पूछताछ में जो चौंकाने वाली बात सामने आई है वो ये है कि राजा रघुवंशी को खाई में फेंकने के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट से सोनम ने एक पोस्ट किया था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। यह पोस्ट राजा रघुवंशी के घर वालों को झांसा देने के लिए किया गया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसकी पत्नी सोनम के शामिल होने और जो मेघालय पुलिस को जो लीड मिली 3 जून को, जिसके बाद उन्होंने इस केस को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया, और मेघालय पुलिस के 20 अफसर इसको क्रैक करने में जुटे हुए थे, और पूरे दिन रात की मेहनत के बाद जाकर के उन्हें इस पूरे केस की जो है कड़ियां उनको जोड़ने को मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर सीसीटीवी में एक वीडियो मिला जिसमें हत्या के तीनों आरोपियों से सोनम बातचीत करते हुए दिखाई दे रही थी, और उसके बाद अगले 7 दिनों तक सोनम का कहीं अता पता नहीं मिला। सोनम के कॉल डिटेल के आधार पर बाकी चारों आरोपियों तक पुलिस पहुंची, और उसके बाद गाजीपुर में सोनम की लोकेशन मिली, और तब जाकर के अब इस हत्याकांड की सारी कड़ियां एक तरीके से जुड़ती दिख रही है। और बहुत मुमकिन है कि 1-2 दिन के भीतर इसके जो भी मिसिंग लिंक्स हैं या वो सारे सवाल जिसके जवाब अभी नहीं मिल रहे हैं, उन सारे सवाल के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको ये बताने का कि दुनिया को मालदीव घूमने का न्योता अब कटरीना क्यों देंगी, और क्या भारतीय भी उनकी बात सुनेंगे। तो मालदीव एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी टूरिज्म पर ही टिकी है, और उसने टूरिज्म बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को मालदीव बुलाने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का अब सहारा लिया है। मालदीव ने कैटरीना कैफ को पर्यटन के लिए अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और यह खबर इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि पिछले साल तक इसी मालदीव में आउट इंडिया कैंपेन चल रहा था। मालदीव के छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर से लेकर मंत्री तक इंडिया विरोधी, मोदी विरोधी बयान दे रहे थे। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1 साल के भीतर ही मालदीव का स्टैंड पूरी तरीके से बदल गया है, और उसे इंडियन फिल्मों की एक एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ रहा है। तो इसके लिए पहले आपको समझना होगा कि मालदीव की इकोनॉमी के लिए टूरिज्म
और मालदीव की टूरिज्म के लिए इंडिया कितना महत्वपूर्ण। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 25% से ज्यादा है और अप्रत्यक्ष तौर पर अगर देखें तो पूरी इकोनॉमी में इसका कंट्रीब्यूशन करीब करीब 80%। अब मालदीव टूरिज्म में इंडिया का फैक्टर जरा देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है। साल 2021 में जब कोरोना काल था एक तरीके से, तब 2,91,000 भारतीय पर्यटक मालदीव की यात्रा पर गए थे और 2023 आते आते भारत मालदीव के लिए दूसरा सबसे बड़ा पर्यटक बाजार बन गया और उसकी हिस्सेदारी 10% के आसपास हो गई थी। यानी मालदीव पहुंचने वाले विदेशियों में दूसरी सबसे बड़ी संख्या रूसियों के बाद सबसे बड़ी संख्या भारतीय पर्यटकों की। लेकिन 2024 आते आते कुछ ऐसा हुआ कि मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से घटने लगी और इसके पीछे की वजह है ये तस्वीर। ये पिछले साल यानी कि 2024 जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप के खूबसूरत तटों पर घूमते टहलते आराम फरमाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लक्षद्वीप में पीएम मोदी ने स्नॉर्केलिंग भी किया था। पीएम मोदी की ये जो तस्वीरें जब वायरल हुई तो मालदीव के कुछ मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीरें देखने के बाद लक्षद्वीप को मालदीव से बेहतर बताया था और इससे नाराज होकर मालदीव के मंत्रियों ने अनर्गल टिप्पणियां की। मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणियों के जवाब में भारत ने बाइकॉट मालदीव का पूरा ट्रेंड शुरू हो गया भारत, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की बाढ़ आ गई जिसमें भारतीय पर्यटकों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। बाइकॉट मालदीव का जो ट्रेंड था वो इतना असरदार था कि भारतीय जो मालदीव घूमने जाने वाले थे उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सारे बुकिंग कैंसिल करा दी और आने वाले दिनों में इसका असर इस तरीके से दिखा कि मालदीव में भारतीय पर्यटकों की संख्या 42% तक गिर गई। 42%, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो करीब करीब आधी हो गई। तो मालदीव के मंत्रियों ने इंडिया के खिलाफ बयान देकर एक तरीके से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी और भारत मालदीव तनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे जो मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटक थे उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई। 2024 जनवरी में, और या यूं कहें कि जनवरी से अप्रैल के बीच 42,638 भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे, जबकि इसी क्वार्टर में उसके पिछले साल यानी कि 2023-24 में 73,785 भारतीय मालदीव गए थे। और उस हिसाब से अगर देखिए तो ये जो संख्या है वो 42% की कमी दिखती है 2024-25। अगर आप आंकड़े के हिसाब से देखिए तो 2023 में 2,09,193 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की थी, लेकिन 2024 में घटकर करीब करीब आधी रह गई, 1,30,000 के आसपास। तो मालदीव की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों में भारतीय सैलानियों की हिस्सेदारी जो कि 2023 में 10% थी, 2024 में घट के 6% हो गई और मालदीव पहुंचने वाले कुल सैलानियों में भारत का योगदान जो है वो तीसरे स्थान से गिर के छठे स्थान पे आ गया। मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई अब भारतीय पर्यटकों के लिए मालदीव उनकी पहली पसंद नहीं है और ये मालदीव के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि हिंदुस्तान मालदीव के लिए सिर्फ एक पड़ोसी की हैसियत नहीं रखता बल्कि पर्यटन से लेकर व्यापार तक दोनों देशों के बीच रिश्तों के कई आयाम। इसीलिए भारतीयों ने फटाफट कोर्स करेक्शन किया और उन्होंने एक तरीके से वहां की टिकट कैंसिल करानी शुरू कर दी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मालदीव में भारतीयों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा था, आउट इंडिया कैंपेन शुरू किया गया और जो राष्ट्रपति मुइज्जू हैं इन्होंने अपने पूरे इलेक्टोरल कैंपेन में भारत और भारतीयों के खिलाफ बहुत जहर उगला। तो ये चीजें तो चल ही रही थी। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का जो ये सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद ये पूरा विवाद, और ये एक तरीके से एनफ इज एनफ टाइप वाला मामला हो गया और भारतीयों ने तय कर लिया कि अब मालदीव को सबक सिखाने का समय आ गया। अब मालदीव को यह बात समझ में आ चुकी है कि वो भारत से पंगा लेकर वो ठीक से नहीं रह सकता। अगर भारत से पंगा लेगा तो उसकी स्थिति भी वही होगी जो आज श्रीलंका और कई दूसरे देशों की हो रखी है, और इसीलिए उसने फटाफट कोर्स करेक्शन किया और भारत के साथ संबंधों को सुधारने की आज हर मुमकिन कोशिश मालदीव की तरफ से हो रही है। पहले तो
वहां पीएम मोदी और इंडिया को लेकर जो विवादित टिप्पणियां करने वाले मंत्री थे उनको उनके पद से हटाया गया। उसके बाद मालदीव ने भारतीय पर्यटकों को फिर से बुलाने के लिए प्लानिंग शुरू की और कटरीना को मालदीव पर्यटन का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और यह एक तरीके से उनकी पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। मालदीव की सरकार ने टारगेट सेट किया हुआ है कि इस साल कम से कम 3 लाख भारतीयों को मालदीव घूमने बुलाना है। और इसी बीच भारत और मालदीव के रिश्ते की जो में सुधार है वो लगातार हो रहे हैं। अगस्त 2024 में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने मालदीव की यात्रा की। पिछले साल जून में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत आए और भारत ने मालदीव में बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए मदद के लिए उन्होंने कहा कि हम नया निवेश भी करेंगे। ऐसी घोषणा भारत की तरफ से की गई और अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मालदीव की यात्रा पर जा सकते हैं। तो एक तरीके से रिश्ते में अब जो खाई बढ़ गई थी वो एक तरीके से उसे पाटने की कोशिश हो रही है और उसमें सुधार होता हुआ दिख रहा है। और अब इसी में बॉलीवुड का तड़का भी लग गया है। वैसे बॉलीवुड पहले से ही एक तरीके से देखा जाए तो मालदीव में बहुत लोकप्रिय रहा है, पॉपुलर रहा है और बॉलीवुड सितारों के बीच भी एक बहुत फेमस हॉलिडे डेस्टिनेशन के तौर पे मालदीव का नाम लिया जाता रहा है। टाइगर श्रॉफ से लेकर करीना कपूर तक इंस्टाग्राम पर अगर उनको देखें तो आप सब जगह आपको मालदीव में छुट्टियां बिताने वाली उनकी तस्वीरें आपको दिख जाएगी। ऐसे में कटरीना कैफ जैसी हस्ती का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सिलेक्शन सोशल मीडिया पर मालदीव की खूबसूरती को और प्रचारित करने और जाहिर तौर पर उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वैसे जन्म के हिसाब से देखा जाए तो कटरीना एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उनका जन्म ब्रिटिश हांगकांग में हुआ था, लेकिन चूंकि वो कश्मीरी मूल के उनके पिता थे और माँ ब्रिटिशर्स थी तो कटरीना को, हालांकि उनका लालन पालन सब लंदन में हुआ, लेकिन उनको शोहरत भारतीय फिल्मों की वजह से मिली और उनकी शादी भी एक भारतीय फिल्म एक्टर विक्की कौशल से हुई। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो मालदीव का स्टैंड है वो आज की तारीख में, भले उन्होंने ब्रिटिश नागरिक को अगर देखा जाए तो किसी इंडियन सिटीजन को उन्होंने नहीं चुना, लेकिन कटरीना कैफ की जो पूरी पहचान है वो भारत से जुड़ी हुई है और कटरीना को का सिलेक्शन करके मालदीव ने भारत के साथ जो उसके रिश्ते खराब हो रहे थे उसको एक तरीके से पटरी पर लाने की कोशिश की। तो मालदीव के इस स्टैंड में बदलाव की जो कहानी है ये भारत के सॉफ्ट पावर के असर की भी कहानी है। पहले सॉफ्ट पावर का मतलब ये समझिए कि सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है। अपने देश की संस्कृति, वैल्यूज, अपनी पॉलिसी और अपने कल्चर के जरिए आप दूसरे देशों पर क्या प्रभाव डालते हैं, ये आपके देश का सॉफ्ट पावर होता है। बिना किसी तरह के मिलिट्री या किसी और तरह के दबाव का इस्तेमाल किए हुए कोई सैनिक सैन्य एक्शन लिए बगैर आप अगर किसी देश पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो आपके सॉफ्ट पावर को दिखाता है। और अगर उस सॉफ्ट पावर का मतलब अगर आप देखें तो आज भारत की इकोनॉमी भारत का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है। भारत की कला और संस्कृति वो भी बहुत आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और लोगों को लुभाती है। और सबसे बढ़कर कि भारतीयों के मन में जो आत्मसम्मान की भावना जगी है, जो देश प्रेम की भावना जगी है कि अगर आज की तारीख में कोई भारत का अपमान करेगा तो उस देश के खिलाफ सरकार तो एक्शन बाद में लेगी। हर भारतीय के वश में जो कुछ भी होगा वो उसके खिलाफ जरूर करेगा। और ये जो सोच है ये बहुत बड़ी सोच है जो कि पिछले कुछ सालों में इस देश के लोगों में और ज्यादा विकसित हुई है। और ये जो मालदीव के साथ का एपिसोड है वो एक तरीके से इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो देश का मूड मीटर में वक्त आज इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ। शादी से पहले सोनम ने विधवा प्लान बनाया था। बॉयफ्रेंड और सोनम की डील का राज खुल गया। सोनम का NH6 टू यूपी कनेक्शन विस्फोटक स्टोरी देखिए शाम 7:55 पर।
तो क्या आप अपने घर में जिंदा बम के साथ रह रहे हैं? एक ऐसे बम के साथ जिसका रिमोट हमेशा आपके हाथों में रहता है। बात हैरान करने वाली लगती है, लेकिन खबर यह है कि आपका एयर कंडीशनर इस गर्मी में कभी भी बम बन सकता है। अभी जैसी गर्मी पड़ रही है, पंखे कूलर तो फेल हो ही रहे हैं, लेकिन एसी भी सेफ नहीं। इस प्रचंड गर्मी में एसी में भी ब्लास्ट की खबरें बहुत जगहों से आ रही हैं। सोचिए, आप रात को चैन की नींद सो रहे हो और अचानक आपके कमरे में धमाका हो जाए, आपका एसी फट जाए, पूरा घर आग की लपटों में घिर जाए। यह सीन बहुत डरावना है, लेकिन आपको मैं डरा नहीं रहा हूं, वक्त रहते आगाह कर रहा हूं। अगर आपके घर में भी एसी है और आप अपने घर और आप अपने एसी को लेकर सावधान नहीं हैं, तो आपके घर में मौजूद एसी भी टाइम बम बन सकता है। ठीक वैसे ही जैसे यूपी के झांसी में हुआ। यहां आज सुबह एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में अचानक एसी ब्लास्ट हो गया। इसको ठीक करना पड़ेगा, आज सुबह नहीं भाई। मैं दोबारा कर देता हूं, आज सुबह हटा देता हूं। हाँ रुको ना। हाँ हाँ हाँ। तो यहां रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान में जो एसी लगा हुआ था, अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया और देखते देखते आग की लपटें उठने लगी और शोरूम का जो ऊपरी मंजिल था वो पूरा काला धुएं से पूरा घिर गया। आसपास के लोग घबरा गए। अच्छी बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पे पहुंच गई, समय रहते पहुंच गई और आग पर जल्दी जल्दी काबू पा लिया गया। लेकिन करीब 1 घंटे तक पूरी मार्केट में अफरा तफरी मची रही। झांसी के इस शोरूम में तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जरा दूसरी तस्वीर देखिए। दिल्ली के जनकपुरी में इस मकान में एसी फटा तो कैसे पूरा घर खाक हो गया। इस घर में लगे एसी में ब्लास्ट जब हुआ तो मकान में भीषण आग लग गई और आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आपको बता दूं कि जिस समय इस घर में एसी फटा, उस वक्त इसमें 85 साल के बुजुर्ग दंपति मौजूद थे और वो कमरे में एसी चलाकर सो रहे थे कि अचानक एसी में अजीब सी आवाज आई और उसके बाद आग की लपटें उठनी शुरू हो गई और घर का सामान देखते देखते सब जलकर खाक हो गया। आप देखिए कि एक एसी ने इस घर में कितना बड़ा नुकसान किया। तो ये तो सिर्फ कुछ मामले, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ऐसी घटनाएं और तेजी से सामने आ रही। आखिर क्यों एसी टाइम बम की तरह दनादन फट रहे हैं? एसी में ब्लास्ट होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, उसको जरा समझना होगा। और जो सबसे बड़ी वजह है वो है लापरवाही। आपको बताता हूं मैं कि कैसे छोटी छोटी लापरवाही, अनदेखी आपके बम को अचानक से तो कैसे आपकी लापरवाही या छोटी छोटी अनदेखी आपके एसी को टाइम बम में तब्दील कर देती। दरअसल आजकल जैसी गर्मी है, ऐसे गर्मी के मौसम में एसी को कूलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे एसी का कंप्रेसर और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वो उस पर ज्यादा लोड पड़ता है और बहुत गर्म हो जाते हैं, जिससे एसी के फटने का खतरा बढ़ जाता है। फिर एसी फटने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो ओवरलोडिंग। कई बार एसी की क्षमता से बड़ी जगह पर उसे इस्तेमाल किया जाता रहता है और इससे कंप्रेसर पर लगातार काम का बोझ पड़ा रहता है, काम का दबाव रहता है, लगातार उसको काम करते रहना पड़ता है और कई बार ये दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो गर्म होकर फट जाता है। खासकर अगर आप रात दिन टर्बो मोड में एसी चलाते हैं तो समझिए कि आप अपने एसी को एक तरीके से बम बनाने की तरफ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको करना यह है कि टर्बो मोड पर कुछ देर के लिए एसी चलाइए और उसके बाद उसे नॉर्मल मोड पर ले आइए। नॉर्मल मोड पर एसी के कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है। इसके साथ ही ब्लास्ट की से बचने की एक और जो तरीका हो सकता है वो ये है कि आप 1-2 घंटे के लिए एसी चलाइए, कमरा जब ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए उसे बंद कर दीजिए, कम से कम 10-15 मिनट के लिए उसे बंद रखिए और उसके बाद फिर आप उसे दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इससे कंप्रेसर को ओवरहीट होने से बचाया जा सकता है और जो उसके फटने का खतरा है उसको कम किया जा सकता है। तीसरी और सबसे जो जरूरी बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो है खराब मेंटेनेंस। अगर आप अपने एसी की सर्विसिंग आपने महीनों से नहीं कराई है और उसके फिल्टर में धूल जमा हो रही है तो इससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ता है और उससे भी एसी में ब्लास्ट का खतरा बढ़ जाता है। एसी की सर्विसिंग का नियम यह है
कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद उसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, और अगर आप एक दिन में 10 घंटे एसी चलाते हैं तो उस हिसाब से हर 2 महीने में एसी की छोटी मोटी सर्विस आपको करानी चाहिए। और एसी ब्लास्ट की जो चौथी बड़ी वजह है वो है खराब वायरिंग, पुरानी या ढीली वायरिंग, शॉर्ट सर्किट। इसका ज्यादातर शॉर्ट सर्किट इसकी वजह से होता है। एक छोटी सी चिंगारी आपके एसी को एक तरीके से आग के गोले में तब्दील कर देती है।